तो स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी की डेली टेस्ट सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे मुगल काल के विषय में। दोस्तों आज हमारा 20वां टेस्ट है और ये 20वां टेस्ट जो है वो यूनिट नंबर 3 से है। इस आज के टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 20 रहने वाली है। दोस्तों इससे पहले हम मुगल काल के जो है 2 टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से 25 + 25 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। दोस्तों तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अपने हो चुके हैं, क्योंकि हमने जब भी प्रश्नों की बात की है तो उसकी डिटेल में स्टडी भी की है। दोस्तों तो एक प्रश्न के साथ में कई प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं, तो इस के अनुसार जो है आपके लगभग जो अपने मुगल काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मुगल काल का अगर आपको पूरा अध्ययन करना है तो इस मुगल काल की जो है एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों रीट एसएसटी का पूरा टॉपिक वाइज जो पाठ्यक्रम है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। वहां से आप जो है उनको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों तो वहां पर आप इसको देख लीजिएगा, इन पीछे के क्वेश्चनों को भी आप पूरा कर लीजिएगा। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था। हमें बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपने राजदूत भेजे थे जहांगीर के दरबार में, तो सबसे पहले किसे भेजा था। ऑप्शन है हमारे पास में सर थॉमस था, वास्को डी गामा था, या फिर हॉकिंस था, या फिर जॉब चार्नोक था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो है हॉकिंस। हॉकिंस जो है वो पहले पहुंचने वाला व्यक्ति था, पहले आने वाला व्यक्ति था जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। देखिएगा दोस्तों, इंग्लैंड का जो सम्राट था जेम्स प्रथम, उसकी बात अपने कर रहे हैं। उसने जो है अपने 2 प्रतिनिधि यहाँ पर भेजे थे, जिसमें से एक तो था कैप्टन हॉकिंस और जो दूसरा था उसका नाम था थॉमस रो, या आप इसको टॉमस रो भी कह सकते हैं। ये था, इन 2 व्यक्तियों को भेजा था। दोस्तों तो जो अपने कैप्टन हॉकिंस है वो आए थे 1608 के अंदर और 11 तक रहे थे। 1608 से 11 तक का जो टाइम है इनके लिए माना जाता है। जहांगीर के पास में 1608 में ये आता है और जहांगीर जो है इसे एक उपाधि भी देते हैं। कौन सी? इंग्लिश खान की उपाधि भी देते हैं। जहांगीर ने इनका खूब स्वागत किया था। इसे 400 का जो देखिएगा मनसब भी प्रदान किया था। तो देख सकते हैं आप इन्होंने कितना महत्व उनको दिया था। दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें थॉमस रो या टॉमस रो की, तो ये आए थे 1615 के अंदर। कब आए थे? 1615 से 19 का टाइम इनका माना जाता है। ये कहा जाता है कि देखिएगा 18 सितंबर, कौन सी तारीख थी? 18 सितंबर 1615 को सर थॉमस रो जो हैं वो पहुंचे थे सूरत। और सूरत पहुंचने के बाद में देखिएगा 1616 में वो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। कब पहुंचे? 1616 के अंदर जो है वो जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। और 1619 के अंदर वो जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड वापस पहुंचते हैं और ये बताते हैं कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का जो है इसी प्रकार से आगे भी स्वागत होता रहेगा। तो दोस्तों 2 व्यक्ति थे, थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। तो आप समझ गए होंगे। तो पहला कौन सा था? पहले आने वाला था देखिएगा हॉकिंस, जो 1608 में यहाँ पर पहुंचा था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? सबसे ज्यादा जो हाई लेवल पे रही थी, किसका काल था? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में हुमायूं था, अकबर था, या जहांगीर था, या फिर शाहजहां था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जहांगीर। जहांगीर के समय में इस राज्यकाल के अंदर जो है जो पराकाष्ठा पर चित्रकला पहुंच गई थी। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, इनसे पहले जहांगीर से पहले क्या था कि जो भी चित्रकारी थी वो हस्तलिखित जो उस समय के ग्रंथ हुआ करते थे, हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से ही संबंधित हुआ करती थी। दोस्तों जहांगीर ने उसे इस चीज से मुक्त कर दिया, उसे बंधन मुक्त किया, इसलिए वो कला है बहुत ज्यादा फली फूली थी। दोस्तों इसके अगर अपने बात करें इसके समय के मुख्य कलाकार यानी चित्रकार कौन थे, तो एक तो थे फारूक बेग। इसके अलावा देखिएगा दौलत नाम का चित्रकार हुआ करता था, और मनोहर था, और था मंसूर। इसके अलावा अबुल हसन इत्यादि थे। ये
भी, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहांगीर के समय के अगर आपसे पूछा जाए सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन थे, तो ये दोनों अपने मान करके चलते हैं, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। दोस्तों अगर वो पूछेगा कभी भी कि कौन से जो चित्रकार हैं वो जहांगीर के दरबार में रहा करते थे, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से किसी को पूछा जा सकता है। दोस्तों ये जो अपने मंसूर हैं, ये मंसूर जो हुआ करते थे ये पक्षी विशेषज्ञ थे, मतलब पक्षियों के चित्र हैं वो बड़े अच्छे बनाते थे, ये पक्षी विशेषज्ञ हुआ करते थे। दोस्तों तो अगले प्रश्न की बात करते हैं अपने। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी। दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में, अबुल हसन था, फर्रुख बेग था, बिशनदास था या फिर आगा रजा था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अबुल हसन। अबुल हसन को ये जो है उपाधि दी गई थी। दोस्तों नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर के द्वारा अबुल हसन को दी गई थी। दोस्तों ये भी उस समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, इसके विषय में हमने पिछले प्रश्न में भी बात की थी। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी थी। हमें बताना है कि जो आत्मकथा है फारसी में किस बादशाह ने लिखी थी। ऑप्शन है हमारे पास में, बाबर है, अकबर है, जहांगीर है और औरंगजेब है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से किसने अपनी आत्मकथा तो लिखी, लेकिन उसकी भाषा कौन सी थी, उसकी भाषा थी फारसी। दोस्तों तो देखिएगा इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जहांगीर। जहांगीर ने लिखी थी और इसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। इसके 3 भाग हैं। दोस्तों कितने भाग हैं इसके? 3 भाग हैं। अगर मैं बात करूं पहले भाग की, पहला भाग है जिसमें प्रस्तावना है। दोस्तों पहला भाग है जिसमें क्या है, प्रस्तावना है, और ये मृत्यु के बाद लिखी गई है, इसकी मृत्यु के बाद में लिखी गई थी। दोस्तों और इसके जो थे मोहम्मद हादी के द्वारा देखिएगा ये लिखा गया था। प्रस्तावना इनकी मृत्यु के बाद में लिखी गई थी। दूसरे भाग की अगर बात करें तो दूसरा भाग जो है वो मूल भाग है, ये जहांगीर स्वयं के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों तीसरे भाग की बात करें, ये भी मोहम्मद हादी के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये 3 भाग हैं दोस्तों, इसके पहला, दूसरा और तीसरा। तुजुके जहांगीरी है जो किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? फारसी भाषा में लिखी गई है, हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें, एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में किसने बनवाया था? ऑप्शन है हमारे पास में, अकबर ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था या फिर शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है नूरजहां। नूरजहां ने एतमाउद्दौला का मकबरा जो है आगरा में बनवाया था। ये देखिएगा नूरजहां ने, अगर अपने इसमें कहें 1622 से 28 तक का टाइम है, तो अपने पिता की मृत्यु के बाद में ये देखिए जो मकबरा है वो बनवाया था, और ये आगरा में यमुना नदी के तट पर। कहाँ बनवाया? आगरा में यमुना नदी के तट पर बनवाया था दोस्तों। और ये श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। और ये इसलिए जाना जाता है कि ये पहली ऐसी कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनी हुई है। दोस्तों ऐसी पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पित्रा-द्युरा जो है, इस तकनीक का भी जो है सबसे पहले प्रयोग यहीं पर किया गया था। हम बात कर रहे हैं पित्रा-द्युरा का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो इसी में किया गया था। छठा जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में है, और शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो अजमेर में है। हमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो है हमारा चौथा ऑप्शन, ये जो है वो अजमेर में नहीं है। दोस्तों तो फिर कहाँ है? ये दिल्ली में है। ये कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। तो ये ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो वो है कि हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन है ताजमहल में, या फिर लाल किले में, या फिर पंचमहल में, या फिर शेरशाह के मकबरे में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ताजमहल में। ताजमहल की वास्तुकला जो है उसमें भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया की जो है सारी वास्तुकला का संतुलित समन्वय हमें देखने को मिलता है। दोस्तों तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें, 8वां जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने
दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों? ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है फैक्चुअल है, बिल्कुल शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि शाहजहां निर्मित और कौन कौन सी इमारतें हैं। इसमें दीवाने आम है, दीवाने खास है, इसके अलावा शीश महल है जो इसके द्वारा बनाया गया था, मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा देखिएगा ताजमहल और लाल किला, इन सभी का जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न भी हमारा पिछले से ही संबंधित है कि दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारे पास में अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है या फिर औरंगजेब है। तो दोस्तों अब तो आपको पता भी चल गया, इस प्रश्न का सही आंसर होगा शाहजहां। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? शाहजहां है दोस्तों। शाहजहां ने लाल किला देखिए बनवाया था और इसने भी देखिएगा फतेहपुर सीकरी की तरह एक नगर बनवाया था, शाहजहानाबाद। क्या नाम था उसका? शाहजहानाबाद। और उसी के अंदर देखिएगा लाल किला बनवाया था, 1648 के अंदर ये पूर्ण हुआ था। और देखिएगा ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लाल किला कहते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? दोस्तों हमें बताना है किसने किया था और किस नाम से किया था। दोस्तों अल फिहरिस्त था, किताब उल बयां था, नज्म उल बहरीन था या सिर ए अकबर था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। दोस्तों देखिएगा दोस्तों उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद हुआ था वो शाहजहां के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ? अगर आपसे पूछा जाए किसके काल में हुआ तो शाहजहां के काल में हुआ था। शहजादे दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दारा शिकोह के नाम से किया गया था, सिर ए अकबर के नाम से किया गया था। दोस्तों इसने जो है उपनिषदों का अनुवाद किया था। और दारा जो है अपनी उदारता और सहिष्णुता के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और इसके लिए देखिएगा लेनपुल की बात करें तो लेनपुल ने इसे लघु अकबर कहा था। क्या कहा था? लघु अकबर का नाम दिया था। और शाहजहां भी दारा को एक खिताब देते हैं, उपाधि देते हैं, शाह बुलंद इकबाल की। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि जो है शाहजहां के द्वारा इनको दी गई थी। दोस्तों तो दोस्तों इसके अलावा याद रखने वाला है तो नज्म उल बहरीन, ये इसकी खुद की रचना मानी जाती है। किसकी? दारा शिकोह की खुद की रचना नज्म उल बहरीन मानी जाती है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है हमारे पास में अमीर खुसरो था, दारा शिकोह था, अमीर हसन था या फिर शुजा था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दारा शिकोह। दारा शिकोह ने बहुत सारे हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था, उपनिषदों का, योग का, भागवत गीता का, और इन सभी का उसने फारसी में अनुवाद भी किया था। दोस्तों तो दारा शिकोह का नाम आप इसमें हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी ये पूछा जाए हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो है मुस्लिम शासक कौन सा था। अगले प्रश्न की बात करें 12वां, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने करवाया था। दोस्तों दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसे अपने मोती मस्जिद के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्योंकि देखिएगा शाहजहां ने जिस प्रकार की योजना बनाई थी तो उसने किले के अंदर मस्जिद का निर्माण नहीं करवा करके किले से बाहर जामा मस्जिद का निर्माण जो है इन्होंने करवाया था। जब औरंगजेब आया तो उसको महसूस हुआ कि किले के अंदर भी एक मस्जिद होनी चाहिए, तो उसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों तो इस तथ्य को आप याद रखिएगा अच्छे से। अगले प्रश्न की बात करें, किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? दोस्तों ऑप्शन है दारा शिकोह, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर ताजुल माली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ताजुल माली। ताजुल माली के द्वारा जो है हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया था। किसके काल में हुआ था? ये अकबर के काल में किया गया था हितोपदेश का फारसी अनुवाद। और ये जो अनुवाद था उसका नाम था मुफर्रिह उल कुलूब।
मुफर्रिह उल कुलूब के नाम से जो है इन्होंने अनुवाद किया था। किसने किया था? तो ताजुल माली ने किया था। यह याद रह जाएगा नाम, आई होप। अगले प्रश्न की बात करें, 14वां हमारा जो प्रश्न है वो है मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में। किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? स्टेटमेंट है, किसने दिया है? स्मिथ ने, पर्सी ब्राउन ने, एल्फिंस्टन ने या फिर मार्शल ने? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन के द्वारा कहा गया कथन है। अगले प्रश्न की बात करें, मुतकब उद तवारीख जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन है मिर्जा मोहम्मद कासिम, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां या फिर अबुल फजल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा ये लिखा गया था दोस्तों। ये अकबर की मृत्यु के बाद, किसके मृत्यु के बाद? अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के काल में ये प्रकाशित हुआ था और अकबर के राज्यकाल का ये पहला क्रमबद्ध इतिहास माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी आलोचना की गई है दोस्तों। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना इसमें की गई है। अगले प्रश्न की बात करें, कलीला व दमना निम्न में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? ऑप्शन है हमारे पास में ब्रह्मसूत्र का, महाभारत का, पंचतंत्र का या सुश्रुत संहिता का। इसका जो सही आंसर है वो है पंचतंत्र का। कलीला और दमना जो है वो अरबी रूपांतर है किसका? पंचतंत्र का दोस्तों। अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया था। किसने किया था? अबुल फजल के द्वारा ये अनुवाद किया गया था और इसका नाम अबुल फजल ने जो रखा था वो याद रख लेना, अनवर ए सुहेली। क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है इसलिए लगभग लोगों को याद भी हो चुका होगा। ये नाम कभी भी दोबारा पूछा जा सकता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेख्ता भाषा थी, इसका लोकप्रिय नाम क्या था? हमें बताना है। उर्दू था, फारसी था, हिंदी था या फिर तुर्की था? रेख्ता क्या थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है उर्दू। देखिएगा उस समय उर्दू की जो है 4 उपभाषाएं हुआ करती थी। कितनी उपभाषाएं हुआ करती थी? 4। एक तो थी दक्षिणी, दूसरी थी पिंजारी, तीसरी थी रेख्ता और चौथी थी आधुनिक। ये 4 हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं कौन सा नाम इसका प्रचलित होगा? उर्दू होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मुगल काल में निम्न में से कौन सा हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था? ऑप्शन है हमारे पास में आगरा, ग्वालियर, नदिया या फिर जौनपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नदिया हुआ करता था दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा मुगल काल के अंदर नदिया था, बनारस था, मथुरा था, इलाहाबाद और अयोध्या के अलावा देखिएगा मिथिला, श्रीनगर, ये सारे देखिएगा हिंदू शिक्षाओं के केंद्र हुआ करते थे। लेकिन बंगाल का जो नदिया था उस समय हिंदू शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। 19वां जो प्रश्न है हमारा वो है कि दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद के द्वारा, मंसूर के द्वारा, मीर सैयद अली के द्वारा या फिर अबुल हसन के द्वारा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अब्दुल समद के द्वारा जो है इसका चित्रांकन किया गया था दोस्तों। इसे देखिएगा ये हुमायूं के काल में, अगर हम कहें कब शुरू हुआ तो ये हुमायूं के काल में आरंभ हुआ था और अकबर के काल में ये पूर्ण हुआ था दोस्तों। कब चालू हुआ? हुमायूं से अकबर तक का टाइम इसको करते करते आ गया था दोस्तों। एक बदायूनी और देखिएगा शाहनवाज खां जो है, इनके अनुसार इसको बनाने में 15 वर्ष का समय लगा था। कितने वर्ष का समय लगा था? 15 वर्ष का समय लगा था। पहले इसे सैयद अली की देखरेख में ये कार्य हुआ, उसके बाद में देखिएगा अब्दुल समद जो हैं उसके समय में ये कार्य जो है वो पूर्ण हुआ था और 50 चित्रकारों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसमें जो चित्रों की संख्या बात करें तो 1200 चित्र जो हैं हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों। ये जो चित्र हैं इनमें क्या है? तो एक फारसी नायक हैं अमीर हमजा, उसके कारनामों का देखिएगा जो चित्रण है वो इसके अंदर किया गया है दोस्तों। अगले और आज के 20वें और अंतिम प्रश्न की अपने बात करते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ख्वाजा अब्दुल समद था, सैर अली तबरेज़ी था, बसावन था या फिर मंसूर था? दोस्तों ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आज ही हमने इस क्वेश्चन को किया है, तो देखें कमेंट करके क्या आप इसका सही आंसर बता सकते हैं क्या? तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है मंसूर।
क्या आपको याद था? अभी हमने शायद दूसरे तीसरे प्रश्न के अंदर ही इस प्रश्न को देखा था और आई होप कि आप सबका आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न और देखिएगा मुगल काल के लगभग प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपने कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। ये देखिएगा ये अपनी यूनिट नंबर 3 चल रही है, ये हमने देख लिया, ये हमने सारा मैटर जो है कर लिया था। कल की क्लास में, कल के टेस्ट के अंदर हम भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के विषय में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट के अंदर अपने बात करेंगे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति और देखेंगे उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कौन से क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी हैं तो आप इसे लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों से शेयर कर देना ताकि वो भी कुछ सीख सके दोस्तों। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो और हमारे साथ में ही जुड़ के तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों तभी आपको पूरे नोटिफिकेशन और वीडियो मिल पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपको रीट का जो पूरा सिलेबस है SST का करवा दिया गया है, लगभग आपका पूरा हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा साइकोलॉजी का भी कंप्लीट हो चुका है, एक तो टॉपिक उसमें बचे हुए हैं, और हिंदी का भी आधे से ज़्यादा सिलेबस जो है वो आपका हो चुका है। जल्दी संस्कृत की और इंग्लिश की क्लासें भी आपकी स्टार्ट होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारे साथ में बने रहिएगा और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर आ सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।